सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं FST 01 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम के वीडियो सीरीज की पहली लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर 2019 से FST 01 और BSHF 101 के MCQ सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसके लिए आपको पूरे बुक को डीपली पढ़ने की ज़रूरत है और जिससे आप उसके वन लाइनर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को छांट सके और एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो आपको जैसा कि पता है कि इग्नू में मोस्टली लोग वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए पूरी बुक्स को पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है और मार्केट में बुक्स भी जो अवेलेबल हैं वो उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ FST 01 के वीडियो सीरीज, जिसमें मैं आपके लिए बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन और वन लाइनर है जो आपके एग्ज़ाम में MCQ सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे, उनको छांट करके मैं इस वीडियो में चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि यह जो वीडियो है यह पूरे बुक के जो चैप्टर हैं उनका एक निचोड़ वीडियो है। इस वीडियो को देख करके आपको बुक पढ़ने की जरा से भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई टेक्स्ट बुक या हेल्प बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बस इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में आप पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकाई 1 और इकाई 2 के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर और MCQ क्वेश्चंस, जिसमें कि पहला चैप्टर है विज्ञान मानव प्रयास के रूप में। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि इकाई की रूपरेखा जो है उसमें विगत को वर्तमान से जोड़ना, विगत की खोज क्यों करें और विज्ञान का इतिहास क्या है, ये सब बताया गया है। और विज्ञान के कुछ पहलू, विज्ञान एक संस्था, वैज्ञानिक पद्धति, विज्ञान की परंपरा, विज्ञान का सामाजिक दायित्व, ये सब इस फर्स्ट चैप्टर विज्ञान मानव प्रयास के रूप में इन सब का जिक्र किया गया है। तो इनसे हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर को देखेंगे। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, वो है प्राचीन काल में विज्ञान। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है आदिम मानव समाज, भोजन इकट्ठा करना और शिकार, आदिम जीवन का भौतिक आधार, आदिम जीवन का सामाजिक आधार, विज्ञान की उत्पत्ति, पाषाण युग का अंत, कृषि और सभ्यता, कृषि और सभ्यता का उद्भव, कांस्य युग की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता का पतन, ये सब पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इम्पोर्टेंट बुक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है वह है विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? क्वेश्चन आपके रह सकता है MCQ में कि विज्ञान क्या है। तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि मानव के द्वारा किया गया एक प्रयास है। विज्ञान जो है वो मानव के द्वारा किया गया एक प्रयास है। इस बुक में जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों हेनरी फोर्ड के बारे में दिया हुआ है कि हेनरी फोर्ड कौन थे। तो हेनरी फोर्ड जो थे वो अमेरिका के निवासी थे और उन्होंने यंत्रों की खोज के लिए वो काफी मशहूर है। जो फोर्ड ब्रांड की जो कार्स वगैरह आते हैं वो इन्हीं के इन्वेंशन से हैं। तो मोटर वाहनों के निर्माण में ये अग्रणी भूमिका है इनकी। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनका कथन जो एग्जाम में MCQ के रूप में आ सकता है कि इतिहास थोथी बकवास है। ये किनका कथन था? तो ये हेनरी फोर्ड का कथन था, इतिहास थोथी बकवास है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विज्ञान का इतिहास। तो विज्ञान का इतिहास क्या है? तो विज्ञान का जो इतिहास है यह विज्ञान और मानव समाज की पारस्परिक क्रियाओं की प्रक्रिया की कहानी है। तो विज्ञान का इतिहास क्या है? विज्ञान और मानव समाज की पारस्परिक क्रियाओं की प्रक्रिया की कहानी है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो आपके बुक में है कि 3 प्रकार की सभ्यताओं के बारे में आपके बुक में वर्णन किया गया है। तो 3 प्रकार की सभ्यताएं कौन कौन सी है? तो पहला है पाषाण युग सभ्यता, दूसरा है कांस्य युग सभ्यता और तीसरा है लौह युग सभ्यता, जिनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
तो आपके एमसीक्यू में रह सकते हैं कि कितनी प्रकार की सभ्यताएं हैं, तो 3 प्रकार की सभ्यताएं हैं और उनके नाम भी आ सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान एक सामाजिक संस्था है। तो ये जो कथन बुक में दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वैज्ञानिक कार्य की बड़ी संख्या में और संगठित रूप में परस्पर संबंध लोगों द्वारा किया जाता है। तो विज्ञान एक सामाजिक संस्था है, इसका अर्थ हो जाएगा कि वैज्ञानिक कार्य बड़ी संख्या में और संगठित रूप में परस्पर संबंध लोगों द्वारा किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान में विशेषज्ञता का अभिप्राय क्या है? तो विज्ञान में विशेषज्ञता का अभिप्राय है किसी दिए हुए क्षेत्र की विशिष्ट समस्या का गहन अध्ययन करना। विज्ञान में विशेषज्ञता रखना, इसका मतलब होता है किसी दिए हुए क्षेत्र की विशिष्ट समस्या का गहन अध्ययन करना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, विज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? आपका क्वेश्चन रह सकता है कि विज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है। तो इसमें ऑप्शन रहेंगे, जिसका सही ऑप्शन है कि प्रेक्षण और प्रयोग। विज्ञान के लिए प्रेक्षण और प्रयोग 2 महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व हैं। अगला पॉइंट है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानव का जीवन किस पर निर्भर था? तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जो कि पाषाण युग में था, मानव का जो जीवन था वो भोजन इकट्ठा करना और शिकार में ही निर्भर था। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए पूरे बुक से छांट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं आगे के चैप्टर्स के लिए भी आपके वीडियो ला सकूं। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण युग में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, इसमें कुछ वैज्ञानिक लक्षण दिए हुए हैं और उनसे संबंधित तकनीकें या क्रियाएं दी हुई हैं। तो आपको उनको मिलान करना है। तो एग्जाम में मिलान करने के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चन, या उनसे रिलेटेड एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, तो एग्जाम में एमसीक्यू में आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वैज्ञानिक लक्षण जो पूरा पाषाण युग के मानवों द्वारा किए जाते थे, उनमें जो पहला वैज्ञानिक लक्षण था वो था युक्ति संगत यांत्रिकी। तो युक्ति संगत यांत्रिकी के अंतर्गत कौन कौन सी तकनीकें आती थी? तो इसके अंदर आती थी बूगरेंग फेंकना, ये युक्ति संगत यांत्रिकी है। दूसरा है जानवरों का शिकार, तीसरा है धनुष बाण का प्रयोग, और चौथा है उत्तोलक का प्रयोग। तो वो जो फिजिकल कार्य होते थे, भौतिक कार्य जिनमें यांत्रिकी का प्रयोग होता था, वो सब युक्ति संगत यांत्रिकी के अंतर्गत आते थे, जिनमें जानवरों का शिकार, धनुष बाण का प्रयोग, उत्तोलक का प्रयोग इत्यादि संबंधित है। अगला जो वैज्ञानिक लक्षण है वो है अवलोकन और विवरण। अवलोकन मतलब देख रेख करना और उनका निरीक्षण करना। तो अवलोकन और विवरण से अंतर्गत जो क्रियाएं आती थी वो थी जानवरों का शिकार करना और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना, विभिन्न मौसमों में बीज व फल इकट्ठा करना, और मौसम का नियमित चक्र का अध्ययन करना, और भोजन पकाना और शराब बनाना। ये सब जो थे अवलोकन और विवरण वैज्ञानिक लक्षण के अंतर्गत आते थे, जो आपके बुक में ये सब लक्षण दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू भी इन्हीं से बनेंगे। तो चलिए अगले वैज्ञानिक लक्षण की ओर आते हैं। तो अगला जो लक्षण है वो वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो आदि मानव करते थे पाषाण युग में, वो था जीवों का अध्ययन और निर्जीव पदार्थों का अध्ययन। एक सजीवों का अध्ययन और एक निर्जीवों का अध्ययन। ये 2 तरह का वर्गीकरण उनके द्वारा किया जाता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाषाण युग के अंत के क्या कारण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपके बन सकते हैं इससे। तो पाषाण युग के अंत का जो महत्वपूर्ण कारण था वो था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण पाषाण युग का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि और सभ्यता का आविष्कार किस युग में हुआ? तो कृषि और सभ्यता का जो आविष्कार हुआ था वह कांस्य युग में हुआ था, पाषाण युग में नहीं हुआ था। पाषाण युग के बाद जो अगला युग था वो कांस्य युग था, और कांस्य युग में ही कृषि और सभ्यता का विकास हुआ था।
अगला जो पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। ये पूछा जाता है अक्सर कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 2700 वर्ष से लेकर 1750 वर्ष ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। ईसा के जन्म से 2700 वर्ष से लेकर के 1750 वर्ष के बीच में। अगला जो प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता थी। तो वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। जो कांस्य युगीन सभ्यता है उसके पतन के कौन कौन से कारण थे। तो कारण आपके आ सकते हैं एमसीक्यू के रूप में, जिनमें आपको एक इनमें से सभी दे देगा और आपको बताने होंगे। तो इनमें पहला जो ऑप्शन है वो है उत्पादक और अधिकार जमाने वाले विभिन्न वर्गों का उदय। ये पहला कारण था कि उत्पादक और अधिकार जमाने वाले विभिन्न वर्गों का उदय हो गया था, जिसके कारण कांस्य युगीन सभ्यता का अंत हुआ था। और अगला पॉइंट है खाना बदोश लुटेरों का आगमन। जो लुटेरे आ गए थे उनके वजह से उन सभ्यता का पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। और तीसरा जो कारण सबसे इंपॉर्टेंट था कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बोझ काफी बढ़ गया था, जिससे सभ्यता का पतन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत जरा से भी आपको अच्छी लग रही हो, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, ताकि मैं अगले चैप्टर्स की भी वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो अगला पॉइंट है, धातुओं का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो धातुओं का जो उपयोग किया गया था वो सर्वप्रथम कांस्य युग में किया गया था। कांस्य युग में धातुओं का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, जिसमें तांबा प्रमुख थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी। साथ में जो उस सभ्यता का जो पूर्व था वो वर्तमान हरियाणा में, और दक्षिण जो था वो वर्तमान गुजरात में पड़ता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के सड़क कहां पर मिलते थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि एक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और काफी विकसित सभ्यता थी, और उनकी जो सड़क थे वो हमेशा आकर समकोण पर ही मिलते थे। तो ये थे दोस्तों FST 01 के वीडियो सीरीज की पहली वीडियो, जिसमें मैंने आपको बुक के सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन को कराने का पूरा एक निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो में मैंने इकाई 1 और इकाई 2 जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को वन लाइनर्स को हम देखते हैं, जो कि मैंने आपके लिए पूरे बुक से छांट करके वन लाइनर्स के रूप में आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप इजीली एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लौह युग किस धातु के खोज से संबंधित है। तो जैसा कि नाम से ही पता है कि लौह युग जो है वो लोहा धातु के खोज से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने कांस्य युग देखा था, जिसमें कि कांसे से संबंधित था। तो लौह युग की शुरुआत कब मानी जाती है। तो लौह युग की जो शुरुआत है वो 1500 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है, और इसका जो अंत हुआ था वो 400 वर्ष ईसा पूर्व को हो गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि ऋग्वैदिक काल की अवधि कितनी है। ये आपके MCQ एग्जाम में रह सकती है कि ऋग्वैदिक काल की अवधि कितनी है। तो जो ऋग्वैदिक काल की अवधि है वो 1500 से लेकर के 700 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है। और ऋग्वेद है क्या। ऋग्वेद एक ग्रंथ है जिसमें मंत्रों और छंदों का संग्रह दिया हुआ है। ऋग्वेद के बाद जो काल आता है वो यजुर्वेदिक काल आता है, और यजुर्वेदिक काल की जो अवधि मानी जाती है वह 700 से लेकर के 400 वर्ष ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सभ्यता जो गंगा के मैदानों में दूर दूर तक फैली हुई थी उस सभ्यता का नाम क्या था। तो जो गंगा के मैदानों में दूर दूर तक फैली हुई सभ्यता थी वह थी वैदिक सभ्यता, जिसे लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता पिछले वीडियो में, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जाति प्रथा का जन्म किस काल में हुआ था।
तो जाति प्रथा का जो जन्म हुआ था वो लौह युग में हुआ था, जिसमें कि वैदिक सभ्यता आती है। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेदियों के निर्माण की आवश्यकता ने डैश के ज्ञान में काफी वृद्धि की। तो किस चीज के ज्ञान में वृद्धि की निर्माण की आवश्यकता ने? तो वो ज्यामिति के ज्ञान में निर्माण की आवश्यकता हुई, जिसके कारण ज्यामिति का विकास हुआ। अगला प्रश्न है शल्य चिकित्सा का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो शल्य चिकित्सा का मूल जो ग्रंथ है वो सुश्रुत संहिता है, जिसकी रचना 600 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय एक और ग्रंथ चिकित्सा शास्त्र संबंधित रचित हुआ था, जिसे चरक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, विज्ञान की अवनति संकल्पना का उदाहरण है। तो विज्ञान की अवनति इस संकल्पना का जो उदाहरण है वो है रोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत में जो जनपदों की संख्या थी वो कितनी थी? तो जो जनपदों की संख्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 16 थी। भारत में जनपदों की संख्या 16 थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने बुक से छांट करके लाए हुए हैं। आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है सीता भूमि क्या है? वह भूमि जो सीधे राज्य के देखरेख में आती है उसे सीता भूमि कहा जाता था। ये जनरली गुप्तकालीन भूमि होती थी, जिसमें कि जो सीधे राज्य के देखरेख में आती थी उन्हें सीता भूमि कहा जाता था। अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य की रचना है, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान का जो स्वर्ण युग है वह गुप्त काल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीज गणित का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? तो बीज गणित का जो उदय हुआ था वो ब्रह्मगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1598 ईस्वी से था। अगला प्रश्न है दशमलव या शून्य प्रणाली का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दशमलव और शून्य प्रणाली का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वह गुज्जर अनुदान पत्र लेख में मिलता है, जो कि 1595 ईस्वी आसपास लिखी गई थी। अगले प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस काल के खगोल शास्त्री थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। काफी मेहनत से मैंने रिसर्च करके ये सारे क्वेश्चन बुक से इकट्ठा किए हैं, ताकि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगला जो है, यहाँ कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, उनसे संबंधित जो कथन थे वो आपको याद करने हैं। हो सकता है आपको कथन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में और उस वैज्ञानिक का नाम लिखना रहेगा, या डायरेक्ट आपको कथन भी एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है। तो पहला जो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे उनका जो कथन था वह था पृथ्वी घूमती है और आकाश स्थिर। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी जो है वो चारों ओर घूमती है, लेकिन जो आकाश है वो स्थिर है। और दूसरा कथन इन्होंने यह दिया था कि जो ग्रहण है चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण लगता है। तो ये दो कथन जो है आर्यभट्ट ने दिए थे। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो वराहमिहिर थे। उनका जो कथन था वह था कि पृथ्वी है वह स्थिर है तथा सूर्य, चंद्र तथा ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। यह वराहमिहिर ने कहा था। और उन्होंने यह कहा कि ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण लगता है। ये दो कथन वराहमिहिर ने दिए थे। अगला जो कथन है वह है ब्रह्मगुप्त का है। इनका जो कथन था ग्रहण राहु और केतु द्वारा लगते हैं, इन्होंने यह कहा था। और इन्होंने अगला कथन यह दिया कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य, चंद्र तथा ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। यह ब्रह्मगुप्त का कथन था। तो कथन आप याद रखिएगा, आपके एमसीक्यू के रूप में रह सकते हैं एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो उसका जो मुख्य वजह थी वो हूनों का आक्रमण था। अगला प्रश्न है भारत में संघर्ष का युग कौन सा था? तो भारत में जो संघर्ष का युग माना जाता है वो 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इनमें 3 राजवंशों
पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष होता रहता था, इसलिए इस युग को संघर्ष का युग माना जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं हम कि अयस्क अयस्क क्या होते हैं। तो अयस्क जो होता है वो कच्ची धातु के स्रोत जिससे रासायनिक क्रिया द्वारा धातु को अलग किया जाता है, उन्हें अयस्क कहा जाता है। कच्ची धातु होती है जिनसे धातु को अलग किया जाता है। अगला जो है वो है उपनिवेश। तो उपनिवेश क्या होता है कि किसी साम्राज्य द्वारा अपने आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए किसी अन्य राज्य को अपने अधीन करना उपनिवेश कहलाता है। अपने आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी दूसरे राज्य को अपने अधीन कर लेना। अगला पॉइंट है अनिक्स क्या है। तो अनिक्स जो है वो एक प्रकार का कीमती पत्थर है। अगला पॉइंट टोटेम क्या है। तो टोटेम जो है वो जनजातीय समूहों के वंश चिन्ह होते हैं, टोटेम। और नेक्स्ट पॉइंट है सामंतशाही। सामंतशाही व्यवस्था क्या होती है। तो सामंतशाही व्यवस्था जो है वह व्यवस्था जिसमें बड़े जमींदार जनता से लगान वसूल करके राजा को कर देते थे, उसे सामंतशाही व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें बड़े जमींदार जनता से टैक्स कर वसूल करते थे और राजा को पहुंचाते थे। तो इसमें हम आज देखेंगे इकाई 5, चैप्टर का नाम है मध्य युग में विज्ञान। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आएंगे वो हैं अरब पुनर्जागरण, अरब विज्ञान, अरब संस्कृति तथा विज्ञान का पतन। और दूसरा पॉइंट है मध्ययुगीन भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान की उपलब्धियां, तकनीकी नवीनताएं तथा आविष्कार, भारत में विज्ञान की प्रगति में बाधाएं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सारी जानकारी और स्टडी मटेरियल इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाती है और आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इसमें 2 चैप्टर हम कवर करेंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर है इकाई 6 पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और उसके बाद। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे वो हैं मध्ययुगीन यूरोप में विज्ञान और तकनीक सामंती समाज, मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था का रूपांतरण। अगला पॉइंट है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला पॉइंट है पुनर्जागरण के बाद विज्ञान, यूरोप में विज्ञान का विकास क्यों हुआ। अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति और उसके बाद। तो इन सब टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वन लाइनर्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि पहला है ईसाई धर्म के आगमन के क्या कारण थे। ये मध्य युग में विज्ञान चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज हम पहले देखेंगे। उसके बाद जो है यूनिट 6 पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और उसके बाद के एमसीक्यूज को वन लाइनर्स के रूप में हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगी। तो ईसाई धर्म के आगमन के क्या कारण थे। तो इसका जो आंसर है वो है रोमन साम्राज्य के गुलाम और आम जनता के कष्ट व प्रतिरोध। रोमन साम्राज्य के गुलामों और आम जनताओं में जो कष्ट और प्रतिरोध व्याप्त था, उसी के कारण ईसाई धर्म का आगमन हुआ। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध किन में व्याप्त हुआ। तो सबसे पहले जो प्रतिरोध है वो यहूदियों में व्याप्त हुआ था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस्लाम का उदय हुआ था किस शताब्दी में। तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, मतलब कि ईसाई धर्म के 700 साल बाद लगभग इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। अगला पॉइंट है अल बरूनी किस देश का यात्री था। तो अल बरूनी जो था वो भारत आया था, वो अरब देश का यात्री था। अगला पॉइंट है राजा जय सिंह की खगोल विज्ञान संबंधी तालिकाओं का नाम क्या था। तो राजा जय सिंह का जो खगोल संबंधी तालिकाएं हैं उनका नाम था जिज ए मोहम्मद शाही। जिज ए मोहम्मद शाही किस पुस्तक से ग्रहण की गई है। जिज ए मोहम्मद शाही जो है वो जीजी उलुग बेग ये पुस्तक है, उससे ये इंस्पायर्ड है, उससे ये ग्रहण की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अबुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। तो अबुल फजल ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है आईने अकबरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पर आधारित मियां बेहवा द्वारा रचित ग्रंथ है। तो आयुर्वेद चिकित्सा पर आधारित जो ग्रंथ है वो है तिब्बी सिकंदर शाही।
तिब्बी सिकंदर शाही जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, क्षैतिज गति को ऊर्ध्व गति और ऊर्ध्व गति को क्षैतिज गति में परिवर्तन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये जो यंत्र है इसका नाम है गियरन। क्षैतिज गति को ऊर्ध्व गति और ऊर्ध्व गति को क्षैतिज गति में ये कन्वर्ट करता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर एक लाइक कर दे, क्योंकि ये जो वीडियो है बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं आपके लिए ये वीडियो बनाकर लाता हूँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आगे के चैप्टर के भी वीडियो मैं आपके लिए बनाकर ला सकूँ। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में पहली शताब्दी में कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का काल। तो पुनर्जागरण का जो काल है वो सामान्यतः 1440 से 1540 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और इसकी शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई वो इटली से हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोनालिसा पेंटिंग किसकी रचना है? तो जो मोनालिसा पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंसी, एक फेमस पेंटर थे, उनकी ये रचना है, जो कि काफी फेमस पेंटिंग भी है ये मोनालिसा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान पढ़ाने का पहला संस्थान कहाँ खोला गया? तो विज्ञान साइंस जो है वो पढ़ाने के लिए पहला जो संस्थान कॉलेज था वो खोला गया था ग्रेशम कॉलेज इंग्लैंड में। तो ग्रेशम कॉलेज खोला गया था 1579 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में खोला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का जो आविष्कार है वो गैलीलियो गैलीली ने किया था। और उनके द्वारा जो प्रकाशित फेमस पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनके पुस्तकों के नाम है सिडरियस नंटियस, जो कि जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सितारों का संदेशवाहक। और अगला पुस्तक है डायलॉग ऑन द न्यू साइंस। तो ये दो पुस्तक हैं जिनकी रचना गैलीलियो गैलीली ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन द्वारा रचित पुस्तक। न्यूटन ने कौन कौन सी पुस्तकें रची थी इनको आपको याद रखना है। तो ये है डी फिलोसोफी नेचुरलिस और प्रिंसिपिया मैथमेटिका। एक ही पुस्तक है ये, डी फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये पुस्तक का नाम है जो न्यूटन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ का आविष्कार कब हुआ था? तो टेलीग्राफ का जो आविष्कार है वो 1837 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र के तार्किक और सैद्धांतिक अध्ययन का प्रारूप किसने तैयार किया? तो रसायन शास्त्र के तार्किक और सैद्धांतिक अध्ययन का प्रारूप जो है एंटोनो लॉरेंट लेवोसियर ने किया था। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रमुख लक्षण था अपने विचारों की आलोचना व उसका परित्याग। तो पुनर्जागरण का प्रमुख लक्षण था पुराने विचारों की आलोचना करना और उनको छोड़ देना, उनका परित्याग करना। अगले क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के बाद किस तरह के विज्ञान का उद्भव हुआ? तो पुनर्जागरण के बाद जो है प्रेक्षण और प्रयोग पर आधारित विज्ञान, प्रेक्षण और प्रयोग पर आधारित विज्ञान का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वो ब्रिटेन से हुई थी। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो ग्रहों के गति के नियम की खोज जो की थी वो योहान केपलर ने की थी। योहान केपलर, याद रखिएगा। अगला है, लघु गणक की सूची का विकास किसने किया? तो लघु गणक की सूची का जो विकास है वो जॉन नेपियर ने किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो खोजों से संबंधित हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, आपके एमसीक्यू में ये आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया। सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FST 01 के MCQ वन लाइनर सीरीज की पार्ट 4 वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमने FST 01 के चैप्टर वाइज MCQ सीरीज की
वीडियोस सेशन चालू किए हैं। तो इसका ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम इकाई 7 और 8 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वन लाइनर्स को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन दबाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ BSHF 101 की MCQ सीरीज की प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी गई है। तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं इकाई 7 औपनिवेशिक तथा आधुनिक भारत में विज्ञान के MCQ क्वेश्चंस। तो इसके अंदर हम जो टॉपिक देखेंगे, ये टॉपिक है औपनिवेशिक भारत में विज्ञान, औपनिवेशिक भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, स्वतंत्रोत्तर भारत में विज्ञान। तो इन सब टॉपिक को इस चैप्टर्स में हम देखेंगे। इसके अलावा हम एक और चैप्टर देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञान का विशिष्ट स्वरूप। इसके अंतर्गत हम विज्ञान विविध पहलू, वैज्ञानिक पद्धति, इसके अंतर्गत प्रेक्षण, परिकल्पना, प्रयोग, नियम, मॉडल और सिद्धांत और कुछ उदाहरण हैं। अगला टॉपिक विज्ञान का विशिष्ट स्वरूप, वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं का समाधान, विज्ञान के बारे में कुछ विचार। तो इन सब टॉपिक्स को हम इन दोनों चैप्टर्स के देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2019 से MCQ वाइज BSHF 101 और FST 1 के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आपको पूरी बुक पढ़ना ना पड़े, इसके लिए मैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs सेलेक्ट करके लाया हूँ, जिस वीडियो को देख करके आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जो है, पहला क्वेश्चन है इसमें, औद्योगिक क्रांति ने क्या जन्म दिया? तो कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए बाजारों की निरंतर बढ़ती मांग। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए बाजारों का निरंतर बढ़ती मांग बढ़ती गई, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की? तो सोसाइटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना ML सरकार ने की थी 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, CV रमन को नोबेल कब और किसके खोज के लिए मिला? CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1930 ईस्वी में प्रकाश किरणें पर अनुसंधान के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस कांग्रेस का एसोसिएशन का जन्म कब हुआ था? इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1914 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे आपके बुक से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। मैं उनके सेलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ, हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं। तो वीडियो को जरूर वॉच करें और लाइक करें, जिससे आपको मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियो आगे चैप्टर के बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन 1916 की नियुक्ति के क्या उद्देश्य थे? तो इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन 1916 की नियुक्ति के जो उद्देश्य थे उनमें भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना था। भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, किसके दृष्टि से? वैज्ञानिक और औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 1942 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान की विशेषताएं। तो विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपके MCQ रूप में आ सकते हैं। इनमें से सारे दिए हुए रहेंगे और इनको एक कोई ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, तो आपको उनमें चूज करना रहेगा। तो इसको आपको सारे को लर्न करना रहेगा। तो पहला इसमें है विज्ञान की विशेषताएं कि विज्ञान वस्तु पूरक है। दूसरा पॉइंट है विज्ञान गतिमान है, विज्ञान परिवर्तनशील है, हठ धर्मिता से परे है और कभी पूरा नहीं हो सकता। तो इनमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो आपको उनमें से चूज करना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण कौन कौन से?
तो वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को आपको बताना है। तो वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण है वो है वस्तुपूरक प्रेक्षण करना, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, परिकल्पनाओं की जांच एवं सुधार करना। तो ये 4 जो हैं विज्ञान के प्रमुख चरण हैं। तो इन चरणों को आपको याद रखना है, ये भी एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है अमलगम क्या है। तो अमलगम जो होता है वो पारे के साथ किसी भी धातु को मिश्रण किया जाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है। कि अमलगम जो भी चीज रहेगी उसमें पारा तो मर्क्यूरी तो जरूर ही रहेगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी इसे जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो है कृषिदास। कृषिदास जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे दास जो कृषि करते थे। तो देख लेते हैं क्या है ये, कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मालिक की इच्छा अनुसार कार्य करता था और मुख्यतः खेती का काम करता था। तो जो खेती का काम करता था और अपने मालिक के इच्छा अनुसार करता था उन्हें कृषि दास कहा जाता था। पहले दास प्रथा विद्यमान थी, आपको जैसा पता होगा, तो बाद में कृषि करने के लिए भी दासों को रखा जाने लगा जिन्हें कि कृषि दास के नाम से जाना जाता था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद जो होती है वह व्यवस्था जिसमें धनी वर्ग उत्पादन के साधन पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करता है। जो धनी वर्ग है वो संसाधनों पर अधिकार कर लेता है और श्रमिकों का शोषण करने लगता है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम पूंजीवाद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वेधशाला। वेधशालाएं पहले होती थी, तो वेधशाला क्या है। प्रयोगशाला जहां सूर्य, चांद, सितारों, ग्रहों और नक्षत्रों को बेहतर तरीके से देखा और अध्ययन किया जाता है। तो वैसा जगह जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते थे उनको हम कह सकते हैं कि पहले हम उन्हें वेधशालाएं कहते थे। तो ज्यादातर यहाँ पे नक्षत्रों और ग्रहों, चांद, सितारों के अध्ययन किया जाता था, तो उन्हें वेधशालाएं कहा जाता था। अगला प्रश्न है कंचन ग्राफ। कंचन ग्राफ एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यंत्र होता था। तो इसका यूज कहाँ होता था वो देखते हैं। तो कंचन ग्राफ है, इनका जो यूज होता था, पौधों के संवेदनों के प्रति संकुचन दिखाने वाला उपकरण है। तो पौधों में जो संवेदन होता था उनमें संकुचन होने लगता था संवेदन से, तो ये पौधों में संवेदनों को निरूपित करता था कंचन ग्राफ। और अगला इंस्ट्रूमेंट है सोसुंग्राफ। सोसुंग्राफ क्या था। तो सोसुंग्राफ जो है वो पौधों में पानी या किसी द्रव का अवशोषण दिखाने वाला उपकरण था। कि पौधे जो पानी और खनिज लवण जो है वो मिट्टी से अवशोषित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को जो दिखाने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सोसुंग्राफ कहा जाता था। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का स्वरूप और ब्रह्मांड की खोज चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने सोचा कि पृथ्वी गोल है। पहले माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, तो सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले दार्शनिक थे एक थेल्स, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। वो लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉलमी द्वारा मॉडल दिया गया मॉडल का नाम बताएं। टॉलमी ने जो पृथ्वी का मॉडल दिया था वो मॉडल का नाम क्या है। तो उस मॉडल का जो नाम है वो भूकेंद्रीय ब्रह्मांड। उस मॉडल का नाम है भूकेंद्रीय ब्रह्मांड। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कोपरनिकस द्वारा दिया गया मॉडल का क्या नाम है। तो अभी हमने देखा कि टॉलमी द्वारा दिया गया मॉडल, तो अब हम देखेंगे कोपरनिकस द्वारा दिया गया मॉडल। तो इस मॉडल का जो नाम है वो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो इस मॉडल को हम लोग कोपरनिकस का मॉडल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की कक्षाओं का आकार क्या है। तो ग्रहों की कक्षाओं का जो आकार होता है वो दीर्घवृत्तीय होता है, अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी में मौजूद गैस और धूल के चमकते बादल को क्या कहते हैं। मंदाकिनी में जो मौजूद गैस होते हैं और धूलकण होते हैं जो बादल की तरह दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं नेब्यूला, निहारिका।
निहारिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेब्यूला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी किससे मिलकर बनी है? तो मंदाकिनी जैसा अभी हमने देखा कि गैस और धूल के बादलों से मिलकर बनी है और उसमें करोड़ों सितारों का समूह है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, उस दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये प्रकाश वर्ष जो है वो किस चीज का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन होता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इतनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल करती है उसी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसमें उसे कितना समय लगता है? तो उसमें जो समय लगता है उसे 27.33 दिनों का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अभी तक ज्ञात तारामंडलों की संख्या जो है वो 88 है, 88। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में से कितनी दूरी पर स्थित है? आकाशगंगा है, उसके केंद्र से जो हमारा सूर्य है वो कितनी दूरी पर है? तो आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार की मंदाकिनियां होती हैं? तो 3 तरह की मंदाकिनियां होती हैं, कुंडलित मंदाकिनी, दीर्घवृत्ताकार मंदाकिनी, असमाकृतिक मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, मेरा अपना संदेह है कि ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही अद्भुत नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि जितना हम सोच रहे हैं यह उससे कहीं अधिक अद्भुत है। यह जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो दिया था वैज्ञानिक हॉल्डेन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जेबीएस हॉल्डेन। जेबीएस हॉल्डेन ब्रिटेन के जीव वैज्ञानिक थे। ये कौन थे हॉल्डेन? अभी हमने देखा कि वैज्ञानिक हॉल्डेन ने ये कथन दिया था, तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटेन के थे, जो बाद में भारतीय वैज्ञानिक बन गए थे। अगला प्रश्न है, अदृश्य विकिरणों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अदृश्य विकिरण जो है उनके उदाहरण वो कौन कौन से हैं? तो इंफ्रारेड रेज जो होते हैं वो होते हैं अदृश्य विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, और एक्सरेज होते हैं, और गामा रेज होते हैं। और गामा रेज का जो इलाज होता है कैंसर के रोग में, गामा रेज का इलाज प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2 क्रमिक श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो 2 क्रमिक श्रृंग यानी क्रेस्ट और गर्त यानी ट्रॉ के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य का डेफिनेशन है ये, तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मांड से रिलेटेड और आकाशगंगा से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बनाई गई है, उसे आप देख सकते हैं। मैंने आई बटन में ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें काफी ज्यादा 50 से ज्यादा एमसीक्यूज उसमें कवर किए गए हैं, वो वीडियो को भी आप जरूर देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है वो मीटर है। अभी हमने देखा तरंग दैर्घ्य का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा। अब उसका मात्रक पूछा जा सकता है, तो मात्रक उस तरंग दैर्घ्य का होता है मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगों को क्या कहते हैं? सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगों को हम गामा किरणें कहते हैं। गामा किरणें जो होती हैं वो सबसे छोटे तरंग दैर्घ्य होता है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंगों को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उसे लो फ्रीक्वेंसी वेव्स की हद कहते हैं, और उसे किलोमीटर तरंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैगनी रंग की आवृत्ति कितनी है? तो बैगनी जो रंग होती है, सूर्य के प्रकाश में बैगनी का कलर होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? और इसी में हो सकता है कि उसकी तरंग दैर्घ्य कितना होता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा सकता है और तरंग दैर्घ्य भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ लाल रंग की भी फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है और तरंग दैर्घ्य भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ कवर किया गया है, तो इसमें मैं
पहले तरंग दैर्घ्य को देखते हैं हम। तो इसमें जो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है वो 8 × 10⁻⁷ मीटर है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, वो बैगनी रंग की फ्रीक्वेंसी है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज और लाल रंग की फ्रीक्वेंसी है वो 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएंगी वो विजिबल रेज यानी कि दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई दूरस्थ पिंड जैसे कि मंदाकिनी, क्वासर आदि दूर जाते हैं तो उनके प्रकाश के स्पेक्ट्रम की रेखाएं किस ओर स्थानांतरित होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें कैसे पता चलता है कि अंतरिक्ष के जो पिंड है वो हमसे दूर जा रहे हैं। तो वो पता लगाया जाता है लाल छोर की ओर जो रेखाएं हैं, स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं हैं वो लाल छोर की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं जब वो दूर जा रही होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी तारे का जन्म कहाँ होता है? तो तारे का जन्म जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के बादलों से होता है। हाइड्रोजन गैस के बादलों में तारों का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, पल्सर तारे की खोज कब हुई? पल्सर एक तारा है, तारों का समूह है जिसकी खोज हुई थी 1967 ईस्वी में। पल्सर तारों की खोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारे की अवस्थाओं का सही क्रम लिखें। तारे कैसे कैसे बढ़ते हैं, पैदा होते हैं और बढ़ते हैं, तो उसका जो अवस्थाएं हैं उनका क्रम लिखना है। तो उनका क्रम है, सबसे पहले गैसीय बादल, फिर आदि तारा, फिर स्थिर तारा। ये इनका क्रम है, गैसीय बादल, आदि तारा, स्थिर तारा। अगला प्रश्न है, तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों में जो ऊर्जा होती है उसका जो स्रोत है वो कोर में हाइड्रोजन नाभिक आपस में संगलित होकर हीलियम नाभिक बनाना। तारों के जो कोर हैं उसमें जो हाइड्रोजन नाभिक होते हैं वो आपस में संलयित होकर के भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं, वही उसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एक तरह से ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के आकार, उद्भव और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि ये एक साइंस है, तो इस साइंस को हम कहते क्या है? तो ब्रह्मांड के आकार, उद्भव और विकास के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी, खगोलिकी हिंदी में कहें तो। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत से सिद्धांत, थ्योरीज दिए गए हैं। उसमें जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत। तो क्वेश्चन उठता है कि बिग बैंग के 5 अरब वर्ष बाद क्या हुआ? तो बिग बैंग के 5 अरब वर्ष बाद तारों और मंदाकिनियों का जन्म हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2019 से एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका काफ़ी अच्छा चांस है आपको 80+ मार्क्स इजीली अटेम्प्ट करने का। बस आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस लाया हूँ ये सारे आपके बुक से ही लिए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी धारणा के अनुसार जीवन विभिन्न ग्रहों में कैसे स्थानांतरित हुआ? तो प्राचीन यूनानी धारणा के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विभिन्न ग्रहों में इसका जो स्थानांतरण हुआ वो कॉस्मोजोआ से बीजाणु नामक छोटी इकाइयों में हुआ। कॉस्मोजोआ से हुआ, जिसमें बीजाणु नाम के छोटी छोटी इकाइयां थी, वो विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हो गई। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी का पिता, जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, यह किसकी परिकल्पना है? जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये लुई पास्चर द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो प्राणी जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्राचीन एक कोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर प्राचीनतम एक कोशिकीय जो जीव हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वो मोनेरा कहा जाता है। इन्हीं की उत्पत्ति सबसे पहले पृथ्वी पर हुई थी, मोनेरा की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाइयों का निर्माण किनसे होता है? तो इन दवाइयों का, पेनिसिलिन का निर्माण जो होता है वो कवकों से होता है, कवको मशरूम से।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोशिका में किस वस्तु की कमी थी? तो प्रथम कोशिकीय जीवों में केंद्रक की कमी थी, केंद्रक नहीं होता था उनमें। अगला क्वेश्चन है, भोजन के निर्माण के लिए पौधों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो भोजन का निर्माण होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है, ये पिगमेंट उनमें पाया जाता है। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उन जानवरों को क्या कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है? तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन जानवरों को कशेरुकी जानवर कहते हैं, कशेरुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सामान्य तरीके से सूचना और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को क्या कहते हैं? सूचना और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, तो इसे साइबरनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? तो लैंगिक प्रजनन में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो घटकर आधी हो जाती है लैंगिक प्रजनन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काल प्रभावन क्या है? तो काल प्रभावन एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर की सभी कोशिकाओं और अंगों की संरचना तथा कार्य क्षमता में क्षीणता आ जाती है, तो ये काल प्रभावन है। काल प्रभावन की वजह से ही जंतु जो है वो बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतः जनन सिद्धांत को किसने गलत सिद्ध किया? तो स्वतः जनन जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सबसे पहले लुई पाश्चर ने गलत सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी रचना है? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, डार्विन ने किस जहाज पर विश्व का चक्कर लगाया? तो डार्विन ने अपने प्रयोगों के लिए पूरे विश्व का चक्कर लगाया था लगभग 5 वर्षों तक। तो वो उस जहाज का नाम क्या था? तो उस जहाज का नाम था HML बीगल। HML बीगल से उन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, मानव का संबंध किस जंतु से है? तो मानव का जो संबंध है वो स्तनपायी जीवों से है, तो स्तनपायी जंतु है मानव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से जंतु कीटभक्षी होते हैं? तो कीटभक्षी जो जंतु है वो प्रारंभिक प्राइमेट्स जो होते हैं वो कीटभक्षी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। स्तनपायी अन्य जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? स्तनपायी जो होते हैं वो अन्य जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो उनमें स्तनग्रंथियां और बाल होते हैं, तो इस प्रकार वो अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों का आयु का निर्धारण, जीवाश्म जो होते हैं उनकी आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो जीवाश्मों का आयु का जो निर्धारण किया जाता है वो कार्बन 14 पद्धति द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्मों और कुछ प्रकार की चट्टानों का सही काल निर्धारण डैश के ज्ञान के विकास से संभव हो सका। फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा कि जीवाश्मों और कुछ प्रकार की चट्टानों का सही काल निर्धारण जो होता है वो रेडियोधर्मिता के ज्ञान के कारण ही संभव हो सका है। रेडियोधर्मिता की वजह से ही हम चट्टानों और जीवाश्मों का आयु का पता लगा पाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें मानव विकास और जीव जंतुओं का विकास कैसे हुआ है इसके संदर्भ में बताया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज भी आती हैं, जैसे कि विकासवाद का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, कैसे इंसान विकसित हुआ, तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में काफी डिटेल से बताया गया है। तो आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं चाहे तो, या इनमें कुछ कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप देख सकते हैं। वैसे इनमें मैंने सफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है जो कि मुझे लगा कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, किसी जीवाश्म की आयु जिसमें सभी जैविक पदार्थों का ह्रास हो गया हो का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? मतलब कि किसी जीवाश्म की आयु का हमें पता लगाना है और उसमें जैविक पदार्थों के खत्म हो चुके हैं, दैट मीन्स उसमें की कार्बन की मात्रा बहुत कम हो, मतलब ना के बराबर हो चुकी है,
तो उस प्रकार के जीवाश्म को आप कैसे उसकी आयु का पता लगा पाएंगे, क्योंकि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा हमें पता है कि किसी जीवो के कार्बन से हमें पता चलता है कि उसमें कितनी आयु है उसके जीवाश्म में। लेकिन अगर वो बहुत पुराना है वो जीवाश्म और उसमें कार्बन बचा ही नहीं है, तो हम उस जीवाश्म को कैसे उसकी आयु का पता लगाएंगे? तो इसमें हम पता लगाते हैं फ्लोरीन या फास्फोरस के रेडियोधर्मी समस्थानिक की सहायता से। हमने देखा कि जीवाश्म की आयु का पता तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन तब जब उसमें कार्बन बचा हुआ हो। यदि उसमें कार्बन ना हो तो उस स्थिति में हम फ्लोरीन या फास्फोरस के रेडियोधर्मी समस्थानिक की सहायता से उस जीवाश्म का आयु का पता लगाते हैं। तो इस तरह से हम जीवन की उत्पत्ति और मानव के विकास के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस को देखें। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल और जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए चैप्टर्स को शुरू करते हैं, जो कि है पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण। पर्यावरण से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की उसमें कराया है, जो आपके एग्जाम में एक सैंपल क्वेश्चन की तरह है कि उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उस विज्ञान को पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसमें जीवों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण के दो घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के प्राणियों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो पारिस्थितिक तंत्र में प्राणियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत, ऊर्जा के लिए जीवों का मुख्य स्रोत सूर्य है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के मूल तत्व जो हैं वो सूर्य का प्रकाश, जो ऊर्जा का रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जीवों के लिए भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और पारिस्थितिक तंत्र में भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्रवाह कैसी प्रक्रिया है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, कैसी प्रक्रिया है? तो वो एक तरफा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किनसे होता है? तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश उत्पादकों से होता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के 3 घटक जो हैं वो महासागर, वायुमंडल और वन है। पर्यावरण के घटक है यहाँ पर। पर्यावरण के 3 घटक जो हैं वो महासागर, वायुमंडल और वन है। अगला प्रश्न, कुछ जीव अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है जीव संदीप्ति कहा जाता है, बायोल्यूमिनेंस। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में महासागर हैं? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के 70% भाग में महासागर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल समुद्र की सतह पर कितना दाब डालता है? तो वायुमंडल जो है वो समुद्र की सतह पर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव डालता है, जिसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं और इसका मात्रक होता है 1 पास्कल। 1 पास्कल के इक्विवेलेंट होता है ये 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे घने पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे घने पारिस्थितिक तंत्र है वो महासागर है। अगला प्रश्न, समुद्र में पाए जाने वाले जीवों की मात्रा और प्रकार को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो समुद्र में पाए जाने वाले जीवों की मात्रा और उनकी प्रकार को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो हैं ऊर्जा और पोषक पदार्थ। इन्हीं से वो नियंत्रित होते हैं।
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहने के लिए। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी घटना गहरे जल से खनिजों और आवश्यक पदार्थों को सतह पर लाता है? तो उस घटना को क्या कहते हैं जो गहरे जल से खनिजों और आवश्यक पदार्थों को सतह पर लाता है? तो इस प्रक्रिया को उत्प्रवाह कहते हैं, उत्प्रवाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उष्ण तथा नम वन में पाए जाने वाले पौधे हैं। उष्ण तथा नम वनों में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो हैं ऑर्किड, ब्रोमोलियड। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो वनों के संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन के बारे में और भी डिटेल से मैंने एक दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है जिसमें मैंने पर्यावरण से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है और उनको आपको बताया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, वो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छद्मावरण क्या है? छद्मावरण पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो छद्मावरण जो है वो जीवों की एक सुरक्षात्मक नीति है जिसमें वे अपने परिवेश से मेल खाता हुआ रंग और आकार अपना लेते हैं। जैसे जो जीव है वो परिवेश में अपने वातावरण के अनुसार अपने रंग को चेंज कर लेते हैं, उसी को छद्मावरण कहा जाता है। जैसे गिरगिट जो है वो घासों में अपना रंग घास की तरह बदलकर उसमें खुद को छुपा लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, किसी विशेष क्षेत्र में सभी अथवा कुछ चुने हुए जीव समूहों का कुल भार क्या कहलाता है? तो किसी विशेष क्षेत्र में सभी तथा कुछ चुने हुए जीवों समूहों का कुल भार जो है उसे हम जीव भार कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे ही मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।